हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ओके, फिजिक्स का पेपर जो होता है उसमें आपका प्राइमरी एम होना चाहिए कि 50 मार्क क्रॉस कर ले ठीक है ना, 50 मार्क क्रॉस कर ले आप थ्योरी में, तो बेटर रहेगा, आपकी ग्रुपिंग निकल जाएगी आराम से, एंट्रेंस एग्जाम आप आराम से दे सकते हो। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन की हम एक सीरीज बनाएंगे जिससे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम टोटल 7 मार्क का कंटेंट लाए हैं। 7 डेफिनेशन और 3 मार्क का एक्सप्रेशन, 10 मार्क का कंटेंट होगा। एक्चुअली 10 मार्क का कंटेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये जो कंटेंट है हमने लिया है सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना। तो 7 डेफिनेशन और उसके बाद एक बढ़िया सा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है किसका, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी का। ठीक है। तो पहली डेफिनेशन है हमारी, लिखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो, या कोई भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है, और वो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस या मैटर, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये 2 टाइप का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप। इट इज ऑफ 2 टाइप। ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस या मैटर इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब अगर वो दोनों मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होंगे तो उनके बीच के फोर्स को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। मान लो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कौन से फोर्स से, कोहेसिव फोर्स से। ऐसे ही मान लो एक मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल है Hg, दूसरा भी मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल है Hg, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे हम, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। और कौन सा फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस, 2 मॉलिक्यूल अगर सेम सब्सटेंस के होंगे तो उनके बीच का जो फोर्स होगा ये कोहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 फोर्स बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 फोर्स बिटवीन 2 मर्क्यूरी मॉलिक्यूल। तो इसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव बोले तो 2 मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होंगे तो उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर अलग अलग सब्सटेंस के होंगे तो उसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स, अधेसिव फोर्स। ठीक है, अधेसिव फोर्स। तो अधेसिव फोर्स माने, मान लो एक मॉलिक्यूल है H2O का और दूसरा मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी का, तो अलग अलग हो गए ना, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स। या फिर एक मॉलिक्यूल है केरोसिन का, किसका, केरोसिन का, और दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स। तो मॉलिक्यूल अगर अलग अलग होंगे तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलेंगे अधेसिव फोर्स। तो क्या आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस के बजाय क्या आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। सिंपल। अब वही चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, डिफरेंट सब्सटेंस। तो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो उसको बोलेंगे हम अधेसिव फोर्स। तो एकदम आसान लॉजिक है,
दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर वो सेम सब्सटेंस के होंगे तो कोहेसिव फोर्स, अलग अलग सब्सटेंस के होंगे तो उसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स। अब ये जो फोर्स होते हैं बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। ओके, शॉर्ट रेंज फोर्स माने क्या होता है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है किसका, पानी का, और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है किसका, पानी का। तो अगर इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव होना चाहिए तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10⁻⁹ मीटर होना चाहिए। अगर 10⁻⁹ मीटर से कम डिस्टेंस पर ये दोनों मॉलिक्यूल होंगे तभी ये एक दूसरे पर फोर्स डालेंगे, नहीं तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल इतने दूर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर इतने डिस्टेंस पे है तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इतना कैपेबल ये फोर्स नहीं होता। तो जितने डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ये फोर्स एक्टिव होता है उसको बोलते हैं, लिखो फोर्थ डेफिनेशन, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या, जैसे अपने मोबाइल की रेंज होती है ना, आई थिंक जो मोबाइल का टावर होता है उसकी 14 किलोमीटर रेंज होती है। मतलब आपका मोबाइल अगर वो टावर के 14 किलोमीटर डिस्टेंस तक है तभी वो काम करेगा, उसके बाहर चले जाने पर क्या बोलता है, योर मोबाइल इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। ऐसे ही इसका भी होता है। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, जहां तक अप टू विच intermolecular force is present is called range of molecular force। इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है ना। तो रेंज हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल आर से, और कैपिटल आर नॉर्मली कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस तक होगा तभी दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और अगर वो दोनों मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हैं तो उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, अगर वो अलग अलग सब्सटेंस के हैं तो उसको हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे, अधेसिव फोर्स। तो इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क के लिए, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको और बहुत ही अच्छे नोट्स दूंगा मैं आपको उसके, ठीक है ना। और आप आराम से सारी चीज़ें लिखते जाना। अब उसके बाद आता है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आगे की डेफिनेशन है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोले तो परिणाम, इफेक्ट। ओके, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पीयर क्या होता है, स्पीयर 3 डायमेंशनल स्पीयर। ओके, तो होगा क्या, मान लो हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल है। ओके, सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल कितने एरिया में इसका इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, तो ये मॉलिक्यूल इधर r डिस्टेंस तक इफेक्टिव है, इधर r डिस्टेंस तक इफेक्टिव है, इधर भी r डिस्टेंस तक इफेक्टिव है, नीचे भी r डिस्टेंस तक, इधर भी r डिस्टेंस तक, सामने r पीछे r। तो ऐसा क्या हो जाएगा, एक स्पीयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल का इफेक्ट कहाँ तक है, ये स्पीयर के अंदर, दिस इज नॉट सर्कल ना, ये स्पीयर है, ऐसा स्पीयर है। तो ये मॉलिक्यूल सामने कहाँ तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, r डिस्टेंस तक, इधर r पीछे r उधर r, सब तरफ r डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऐसा स्पीयर बन जाएगा, इसका स्पीयर। तो दूसरा मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है तो ये मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 में कोई फोर्स नहीं होगा। अगर ये मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स डालना है तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर होना चाहिए या फिर मैक्सिमम बाउंड्री तक होना चाहिए, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है 10⁻⁹ मीटर। तो एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल से 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस से ज़्यादा दूर चला गया तो दोनों के बीच पे फोर्स नहीं होगा। तो ये जो स्पीयर बन रहा है इमेजिनरी स्पीयर, इसको बोलेंगे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो 3 मार्क का जो बड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो समझने के लिए ये समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द इमेजिनरी स्पीयर, वो एक्चुअली तो नहीं निकाल सकते, हम ड्रॉ कर सकते, द इमेजिनरी स्पीयर, ओके सॉरी, इमेजिनरी स्पीयर क्या, द इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉन बाय
द इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉन बाय टेकिंग molecule as a center, तो एक इमेजिनरी स्पीयर हम ड्रॉ करने वाले हैं, मॉलिक्यूल को एज अ सेंटर लेंगे एंड रेडियस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेडियस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ रहे हो? तो इस स्पीयर को, इस इमेजिनरी स्पीयर को हम क्या बोलेंगे? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। समझ में आया? इस स्पीयर को हम क्या बोलेंगे? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ऐसा हम एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ करेंगे जिसमें मॉलिक्यूल को हम सेंटर क्रिएट करेंगे और उसकी रेडियस कितनी होगी? दिस इज नॉट सर्कल, स्पीयर। उसकी रेडियस कितनी होगी? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जितनी। जैसे कि मान लो ये एक रैंडम मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है? मर्क्यूरी का। अब मुझे पता करना है ये मॉलिक्यूल का इफेक्ट कहाँ तक है, तो मैं क्या करूँगा? इसकी रेंज ले लूँगा और रेंज के इतना स्पीयर ड्रॉ करूँगा। दिस नॉट सर्कल, स्पीयर। ऐसा स्पीयर है ये, 3 डायमेंशनल, ऐसा स्पीयर है 3 डायमेंशनल। तो ये मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, अगर दूसरा मर्क्यूरी मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा तो दोनों के बीच में फोर्स होगा। अगर दूसरा मर्क्यूरी मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो ये दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, बिकॉज वो रेंज के बाहर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसके बाद 2 डेफिनेशन और हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, एक कंटेनर में लिक्विड ले लिया, या फ्लूइड बोलेंगे, चलो ठीक है ना। एक कंटेनर में लिक्विड ले लिया, कई बार वाटर भी बोल देते हैं हम उसको। एक कंटेनर है हमारा, ऐसा ये कंटेनर है, ओके, और इसमें हमने लिक्विड ले लिया, लिक्विड। ठीक है, अब ये जो लिक्विड ले लिया हमने, तो इसके जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसको नाम रखेंगे हम एक्स वाई। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है एक्स वाई, इसको हम बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, या फ्लूइड बोल सकते हो। ओके, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इसकी स्पेशलिटी ये होगी, अब ऊपर से देखोगे आपको तो ये दिखाई देगा, तो जो भी दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस। अब इसकी स्पेशलिटी ये होगी, इस पर कोई शेयर फोर्स नहीं होगा। शेयर मतलब टेंजेंशियल, इस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब क्या? इट इज द सरफेस ऑफ फ्लूइड, द सरफेस, सबसे ऊपर वाला सरफेस ऑफ फ्लूइड, सबसे ऊपर वाला सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब फोर्स। सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस। तो इस पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं एक्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ऊपर से जो दिखाई देगा उसको बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इससे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं क्या करता हूं? फ्री सरफेस से रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इतना डिस्टेंस ले लेता हूं और एक दूसरा लेयर मान लेता हूं, ये वाला, चलो रेड पेन से ड्रॉ करता हूं, ये वाला नीचे वाला एक लेयर। तो ये जो इतनी थिकनेस वाला लेयर बन गया, इतनी थिकनेस वाला लेयर जो बन गया, ये वाला लेयर, ये जो लिक्विड या फ्लूइड का जो लेयर बन गया, इसको हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। ओके, इसको क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। ठीक है, इधर डेफिनेशन लिख देता हूं उसकी, इसको मैं बोल दूंगा एक्स डैश वाई डैश। तो ये जो एक्स डैश वाई डैश, ये जो थिकनेस वाली फिल्म है, इसको हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, सरफेस फिल्म। ठीक है, तो सरफेस फिल्म किसको बोलेंगे? सरफेस फिल्म मतलब सरफेस का सबसे ऊपर का लेयर जिसकी थिकनेस कितनी है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जितनी। ओके, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लूइड, सबसे ऊपर वाला, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लूइड हुज थिकनेस इज इक्वल टू रेंज ऑफ molecular force, range of molecular force is called surface film। इसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। तो सबसे ऊपर वाला फ्री सरफेस और ये थिकनेस वाला सरफेस फिल्म। तो ये वन एंड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन या क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है।
ओके, इसी के लिए हमने 7 डेफिनेशन क्लियर किए थे। सबसे पहले हमने देखा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा मैटर मॉलिक्यूल से बनता है, दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दोनों मॉलिक्यूल अगर सेम सब्सटेंस के होंगे कोहेसिव फोर्स, अलग अलग सब्सटेंस के होंगे अधेसिव फोर्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक टिपिकल डिस्टेंस तक ही अट्रैक्ट करेगा, उस डिस्टेंस को बोलेंगे रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, और वो कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। किसी भी लिक्विड का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है जिसपे शियर फोर्स टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और सबसे ऊपर वाला लेयर जिसकी थिकनेस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जितनी होती है उसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। ठीक है, अब ये लॉजिक के ऊपर से हम एक 3 मार्क का एक्सप्लेनेशन बनाएंगे इस लेक्चर में। इतना ही है आपके लिए, ये 3 मार्क के लिए बोर्ड में आ सकता है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। सिंपल, हम एक कंटेनर बना लेंगे। ओके, ये कंटेनर है हमारा, और कंटेनर में हम लिक्विड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लिक्विड। ठीक है, अब कई बार इसको आप वाटर भी बोल देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंटेनर में लिक्विड अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? लिक्विड अज्यूम करेंगे। और इस लिक्विड के हम कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 3 मॉलिक्यूल लेंगे। ओके, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो आप लिख देना, आराम से लिख सकते हो, ये कोई भी लिख सकता है। कंटेनर, कंसीडर अ कंटेनर हैविंग लिक्विड एज शोन इन फिगर। तो हम 3 मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। एक होगा मॉलिक्यूल ए, दूसरा होगा मॉलिक्यूल बी, और तीसरा होगा मॉलिक्यूल सी। ओके, तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम बोलेंगे फ्री सरफेस, ये होगा x y, और यहाँ से r डिस्टेंस तक जो लेयर होगी उसको हम नाम दे देंगे x डैश y डैश। तो आंसर में पहला पॉइंट क्या आ गया? देखो बहुत आसानी से सिंपल पॉइंट लिखते जाना है। कंसीडर a liquid placed, या filled बोल दो, consider a liquid filled in container as shown in figure, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। हमने क्या किया, एक फ्लूइड या लिक्विड कंटेनर में भरा है। अब हम कंटेनर के कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 3, ए, बी और सी। ए का हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालेंगे, बी का भी हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालेंगे, और सी का भी हम, चलो इसको इधर ले लेते थोड़ा सा, सी का भी हम क्या करेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालेंगे। अब इसको टच होना जरूरी है, यहाँ टेक्निकली करेंगे, इसको टच कर लेना ऐसे, ठीक है ना, सरफेस फिल्म में ना रेंज टच होना जरूरी है उसको। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? ए, इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे बी, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे सी। ठीक है, तो अज्यूम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, अज्यूम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए, बी एंड सी। तो मॉलिक्यूल ए कैसा है? तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल ए वेल इनसाइड द लिक्विड, पूरी तरह से लिक्विड में है, वेल इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, अब मॉलिक्यूल बी कैसा है? जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, और मॉलिक्यूल सी कैसा है? एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस। समझ में आया? 3 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ए, बी और सी। मॉलिक्यूल ए कैसा है? पूरी तरह से लिक्विड में है, और मॉलिक्यूल बी कैसा है? जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, और मॉलिक्यूल सी कैसा है? एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस। ठीक है, तो अब ये जो है मॉलिक्यूल ए, बी और सी, अब ये तीनों के क्या करना है? हमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? 4th पॉइंट, draw the sphere of influence, draw the sphere of influence of A, B and C as shown in figure। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना है हमें मॉलिक्यूल ए, बी और सी का। ठीक है,
अब सबसे पहले हम बात करेंगे 5th पॉइंट में मॉलिक्यूल ए की, मॉलिक्यूल ए की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है, ओके। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए, ऑफ मॉलिक्यूल ए टोटली, पूरी तरह से, टोटली लाइज, लाइज मतलब रहने असने, लाइज इन लिक्विड, पूरी तरह से कहाँ पर है वो, लिक्विड में है, पूरी तरह से लिक्विड में है। तो इधर भी इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल है, इधर भी लिक्विड के, ऊपर भी लिक्विड के और नीचे भी लिक्विड के। तो ऊपर जितना फोर्स होगा नीचे भी उतना ही फोर्स होगा, जितना राइट साइड में होगा उतना ही लेफ्ट साइड में होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इट इज इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय कोहेसिव फोर्स, बिकॉज मॉलिक्यूल किसका है, लिक्विड का, और चारों तरफ किसके मॉलिक्यूल है, लिक्विड के। अब सामने भी लिक्विड, पीछे भी लिक्विड, राइट में लिक्विड, लेफ्ट में लिक्विड, पूरी तरह से वो लिक्विड मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए टोटली लाइज इन लिक्विड, पूरी तरह से लिक्विड में है। हेंस इट इज इक्वली attracted in all direction by which force, cohesive force, by cohesive force। तो मॉलिक्यूल ए पे क्या होगा, सभी डायरेक्शन में सेम कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, बिकॉज ए मॉलिक्यूल लिक्विड का है और चारों तरफ उसके लिक्विड है। तो सब अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। हेंस नेट force on molecule A is 0। तो मॉलिक्यूल A की स्टोरी क्या आई, नेट फोर्स कितना है उस पे का 0। तो ये मॉलिक्यूल किधर भी मूव हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे, इधर उधर, किधर भी मूव हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूल किधर भी मूव हो सकता है, इस पे कोई बंदिश नहीं है, बिकॉज इस पे का नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स कितना है, 0 है। अब यही स्टोरी 6th पॉइंट में हम देखेंगे मॉलिक्यूल बी के बारे में, मॉलिक्यूल बी के बारे में। तो मॉलिक्यूल बी का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका मैक्सिमम पोर्शन किसमें है, लिक्विड में, और मिनिमम पोर्शन किसमें है, एयर में। ऊपर क्या होगी, ये एयर होगी, ओके। तो मॉलिक्यूल बी में क्या है, जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, मेजर पार्ट जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का है वो है लिक्विड में, वो किसमें है, लिक्विड में है। और जो माइनर पार्ट है, माइनर पार्ट है वो किसमें है, एयर में है, किसमें है, एयर में है। तो क्या होगा, अब ये जो मॉलिक्यूल है इस पे नीचे की तरफ कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, इधर भी कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, इधर भी कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, इधर भी कोहेसिव फोर्स, इधर भी कोहेसिव फोर्स, लेकिन ऊपर की तरफ कोहेसिव फोर्स कम एक्ट होगा, बिकॉज ऊपर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो कम है। तो आप बोलोगे सर एयर मॉलिक्यूल भी है ना, लेकिन एयर के मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो एयर के मॉलिक्यूल का नंबर बहुत कम होगा। तो एयर के मॉलिक्यूल द्वारा अप्लाई किया हुआ जो अधेसिव फोर्स होगा वो बहुत कम होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल किसका है, लिक्विड का है। तो एयर और लिक्विड तो अलग अलग हो गए ना, तो एयर का अधेसिव फोर्स हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। माइनर पार्ट कहाँ पर है, एयर में है। तो बट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल बोल सकते हो, आर वेरी लेस, कम होते हैं। सो दैट अब इस पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इस पे नीचे फोर्स ज़्यादा है, ऊपर कम है। मान लो ये फोर्स है, नीचे सब सपोज 10 न्यूटन है और ऊपर कितना है, 8 न्यूटन है। तो इस वाले मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट होगा, 2 न्यूटन। तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर है, सरफेस फिल्म के अंदर है, वो सब मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट होगा, 2 न्यूटन, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वेरी लेस, हेंस ईच मॉलिक्यूल विदिन द सरफेस फिल्म के अंदर जो सभी मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल, ओके। सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स।
तो ये जो सभी मॉलिक्यूल होंगे सरफेस फिल्म के अंदर वो इनसे अलग होंगे। ये वाले जो मॉलिक्यूल है इनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है, तो इट इज इक्वली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, सो नेट फोर्स विल बी 0। तो ये किधर भी जा सकते हैं, इनके ऊपर कोई टिपिकल फोर्स है क्या? नहीं। लेकिन जो सरफेस फिल्म के अंदर वाले मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला कम है। अब यही स्टोरी हम मॉलिक्यूल सी के लिए देखेंगे। क्या होगा मॉलिक्यूल सी के लिए? मॉलिक्यूल सी, तो अगर मॉलिक्यूल सी का आप अच्छे से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व करोगे तो हाफ पार्ट किस में है? हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है, और हाफ पार्ट कहां पर है? लिक्विड में है। हाफ पार्ट एयर में है और हाफ पार्ट कहां पर है? लिक्विड में है। ये चीजें लिख लो आप आराम से। लिख लिया? हाफ पार्ट एयर में है और हाफ पार्ट कहां पर है? लिक्विड में है। तो हाफ पार्ट एयर और हाफ पार्ट लिक्विड में होने की वजह से क्या हो जाएगा, समझना भी। हाँ, क्या हो जाएगा? अब हमें ये तो पता है कि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए एयर के मॉलिक्यूल का जो नंबर होता है वो भी बहुत कम होता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होंगे, कौन से? नीचे की डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा लिक्विड के वजह से। ओके, इधर वाले मॉलिक्यूल सब अट्रैक्ट करेंगे उसको, और ऊपर के डायरेक्शन का जो अधेसिव फोर्स होगा बहुत कम होगा, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब समझना, ये जो चीज हो रही थी यहां पर वो ज्यादा अमाउंट में होगी। मतलब ये जो सरफेस वाले स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे के जो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स एक्ट होगा। ओके, तो हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज इन एयर एंड हाफ पार्ट इन लिक्विड, एंड वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स आर वेरी लेस, कम होते हैं। सो ईच मॉलिक्यूल, अब यहां पर ये नाटक क्या होगा? ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है इस पे नीचे अगर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा तो ऊपर सिर्फ 1 न्यूटन, 1 से भी कम होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट होगा? 9 न्यूटन। समझ में आया? तो ये जो सरफेस फिल्म के अंदर के मॉलिक्यूल थे उसके तरफ कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 2 न्यूटन, और जो सरफेस पर है उस पर 9 न्यूटन वाला फोर्स एक्ट हो रहा है। तो आर वेरी लेस, सो दैट ईच मॉलिक्यूल ऑन फ्री सरफेस will experience a downward resultant force of greater magnitude। इतना नाटक समझ लो, ग्रेटर मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो जो सरफेस पे का मॉलिक्यूल है वो क्या एक्ट, उस पे क्या होगा? ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब तो इससे क्या हो जाएगा सर? समझना। अब इतनी चीजें आई होप आपने लिख ली है अच्छे से। अब देखो, तो हो क्या रहा है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे। समझना अभी। देखो देखो अभी लास्ट पॉइंट। तो अब सरफेस टेंशन कहां से आया सरफेस वाले मॉलिक्यूल में? तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे कुछ स्पेशल हो रहा है। मान लो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, जूम वर्जन बता रहा हूं मैं आपको। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ जस्ट फॉर एग्जांपल से 9 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये वाले जो मॉलिक्यूल है इस पे सपोज 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे, यहां पर आ जाओ और नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, इस पे 3 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा, 3 न्यूटन। अब ये सपोज बाउंड्री है किसकी? हमारी x डैश y डैश की। अब जैसे ही आप x डैश y डैश के नीचे आ जाओगे तो इस मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो ये जो सरफेस फिल्म के अंदर वाले मॉलिक्यूल है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और सबसे ज्यादा फोर्स कौन से मॉलिक्यूल पे है? सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर। कहां पर है? सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर। क्यों? समझ में आया? अब सपोज मान लो हम ये मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा आएगा? थोड़ा सा पार्ट कहां पर आ जाएगा? एयर में आ जाएगा, तो इसमें फोर्स होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो लॉजिक ये है कि कुछ मॉलिक्यूल ग्रेटर मैग्नीट्यूड एक्ट होने की वजह से नीचे के डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब अगर ये मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे, ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ये फैल जाएंगे। एम्प्टी स्पेस थोड़ी रहेगा लिक्विड में, ये ऐसे फैल जाएंगे।
तो ये फैलने की वजह से सबसे ऊपर वाला लेयर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, और इस वजह से इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? सरफेस टेंशन। ओके, तो हेंस द सरफेस, लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेटमेंट, सरफेस ऑफ लिक्विड behave as a stretched membrane and produce surface tension। तो सरफेस के ऊपर वाला जो टेंशन है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। समझ में? एकदम सिंपल सा कंक्लूजन दिया हमने। जो सरफेस पे का मॉलिक्यूल होगा उस पे एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सरफेस वाले मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आने की वजह से जो बचे हुए मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने की वजह से, फैलने की वजह से जो सरफेस है वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। उसी को क्या बोलेंगे हम? सरफेस टेंशन। इतना भी लिख दोगे तो आपके 3 मार्क पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 मार्क का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।